हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कल से क्या पढ़े थे, कंप्यूटर की कुछ कुछ हम लोग पढ़े थे ना। हाँ, मेमोरी पढ़े थे। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था हमारा कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ क्या बोलते थे, सीपीयू के भाग, ठीक है, उसके कई प्रकार पढ़े थे, है ना। उसमें जो जो वर्किंग परफॉर्मेंस आधार पर होते हैं, और कुछ कुछ प्रमुख शब्दावलियां पढ़े थे। उसके आगे का ही सीपीयू का ही आगे का पार्ट है जो हमारे लेक्चर का कल का बचा हुआ था। ठीक है, आज इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है कौन से चैप्टर का? कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका सेकंड लेक्चर है आज। ठीक है, इसका सेकंड लेक्चर है। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या क्या होती है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एएलयू, सीयू, मेमोरी। हार्डवेयर के आधार पर तीन चीज होते हैं, मेमोरी उसमें नहीं होता था, एयू और सीयू। ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में, उसी का आगे का ना सेकंड लेक्चर है आज। तो आज हम लोग देखेंगे एएलयू। एएलयू क्या होता है? ठीक है, तो पहली बात हम लोग जानेंगे कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग बताओ। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब एएलयू को ही दो भागों में बांट दिया गया, नाम से तो बताया था कल, एयू और एलयू। एयू मतलब अरिथमेटिक यूनिट और एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की बात करते हैं एएलयू है क्या। तो पहले जाना हम लोग क्या, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, जिसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग या हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सीपीयू का एक पार्ट है, सीपीयू के एक पार्ट होता है। सीपीयू में क्या होता है? तीन चीज होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो सीपीयू का एक पार्ट है ना। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम कौन किया जाता है? जो डाटा प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, उसका मेन काम कौन करता है? एएलयू करता है। एएलयू में दो प्रकार की ऑपरेशन होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा होगा? जोड़ घटा गुणा भाग के रूप में। और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होगा, है ना, बूलियन बीजगणित आधार पर। तो दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग देखे थे। डाटा प्रोसेसिंग का मेन काम कौन करेगा? एएलयू ही करेगा। ठीक है, कंट्रोल तो कंट्रोल करता है, मेमोरी क्या करता है? स्टोर। तो बोलेगा सीपीयू में डाटा प्रोसेसिंग का मेन काम कौन करता है? तो एएलयू ही करता है। डाटा को कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट से प्राप्त जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके अनुसार क्या करेगा? सभी प्रकार की मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। तो डाटा को प्रोसेस करने के सबसे पहले क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से जो उनको निर्देश प्राप्त होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी प्राप्त होंगे उसके अनुसार क्या करेगा? वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, है ना। एएलयू के भी दो भाग बताया था कल, एयू और एलयू। एएलयू को अच्छा बताया था ना कि सीपीयू को हार्डवेयर के यूज के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पहले पढ़े थे। ठीक है, एएलयू में दो भाग थे, एयू और एलयू, और दूसरा था सीयू, और तीसरा था रजिस्टर, मेमोरी छोड़ करके। ठीक है, तो हार्डवेयर आधार पर तीन भाग जिसमें मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, उसका जगह पे क्या आएगा? रजिस्टर आएगा। रजिस्टर ही मेमोरी है ना, क्योंकि रजिस्टर से ही क्या होता है? सारे काम शुरू होंगे, है ना, इंस्ट्रक्शन। तो एएलयू के दो भाग हैं। अगर एएलयू पूछे कितने भाग बटा होता है? दो भागों में, एयू और एलयू। ए फॉर अरिथमेटिक यूनिट और एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट में क्या होगा? मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं होंगी। अंकगणितीय गणना जो हम लोग करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग बताया हूं पहले से ही। और एलयू में क्या होगा? लॉजिकल, तार्किक कार्य होंगे, है ना। इसमें ग्रेटर देन, है ना, लेस देन, इक्वल टू इत्यादि गणनाएं होंगी। ठीक है, लूप के माध्यम से। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना आपको जानना है। बूलियन बीजगणित, ये तार्किक कार्य किस बात होता है? बूलियन बीजगणित पर। इसमें ये बताया जाता है कि कोई चीज क्या है, लेस है, ग्रेटर है, इक्वल टू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुलना करने का काम करता है। अगर एक वर्ड में है कि लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, तो तुलना करना। ठीक है, लॉजिक के आधार पर क्या करता है? एक दूसरे तुलना करने का काम करता है। और अरिथमेटिक क्या करेगा? गणनाएं करेगा। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, ये चीज हम लोग कल जाने थे। अब देखो, कंप्यूटर में कुछ शब्दावलियां हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है बायोस, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बी फॉर बेसिक, ठीक है, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। आईओ मतलब आया हूं, आईओ मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट। और एस फॉर सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर चलाओगे, ठीक है, ये क्या है? एक प्रोग्राम है। बायोस का क्या है? एक प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है। जब आप कंप्यूटर चालू करोगे तो सबसे पहले क्या होता है? बायोस ही चलता है। बायोस बताता है, चेक करता है, जैसे कि एक मोबाइल में जब चालू करोगे तो मोबाइल में बायोस होता है, ठीक है, कंप्यूटर में भी बायोस होता है। बायोस चेक करता है कि सभी सिस्टम उपकरण सही से काम कर रहे नहीं कर रहे।
अगर आपका कंप्यूटर सही सिस्टम से काम नहीं कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आएगा कि आपका ये यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। अगर एंटीवायरस या जो भी अपने आप देखो अपडेटिंग होने लगता है, ठीक है। तो बायोस का काम क्या है, कंप्यूटर के सभी भाग को चेक करना, तो चेक करना कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं चल रहा होगा तो आपको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा सिस्टम में सबसे पहले, ठीक है, तो आप उसको सुधार लो। अगर आपका माउस या कीबोर्ड या कुछ भी जो भी चीज आपका हार्डवेयर है वो अगर नहीं काम कर रहा है या जो भी है वो आपको चेक करेगा, इसका काम ही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बताया था। तो पूछेगा बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ठीक है। बोलेगा कंप्यूटर सबसे पहले होने पे क्या प्रोग्राम चलता है, तो बायोस प्रोग्राम चलता है। बायोस में भी कई प्रकार के प्रोग्राम जाते हैं, पोस्ट, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो देखो बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बताया था कि निर्माता कंपनी जो भी जैसे मोबाइल बनाया, जब मोबाइल ओपन करते हैं तो उसका लोगो आता है, ठीक है। जिस कंपनी का मोबाइल लोगे ओपन करोगे उसका पहले क्या आएगा, लोगो आएगा। उसमें हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, किसका धारण होता है, कल बताया था, रोम। रोम रोम को क्या करते हैं, जला देते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी, ठीक है। जो लोग नए लोग आए हो ना, आप लोग पुराना लेक्चर हमारा डाला हुआ है, 6 लेक्चर हो चुका है कंप्यूटर का, ठीक है। तो हम लोग कल जो पढ़े थे उसी के आगे पढ़ रहे हैं। तो मैं कल उसमें बताया क्या था कि जो रोम होता है, रोम, प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है वो क्या है, अस्थायी है, और रोम क्या है, स्थायी, उसका अपवाद है, प्राइमरी का अपवाद है। कोई भी सिस्टम होता है उसमें कुछ कंप्यूटर निर्माता कंपनी होती है, वो आपके सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोग्राम डाल देती है, ठीक है, कुछ एप्स डाल देगी। या जैसे मैं एग्जांपल के सीधे से आप कोई भी कंपनी का लोगे, उसका लोगो आएगा सबसे पहले, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ना उसको डिलीट कर सकते हो। वो क्या है, कंप्यूटर द्वारा कंपनी बनाकर उसमें डाल देती है और उसको क्या करती है, उसको बर्न कर देती है, यानी कि जला देती है, तो आप उसको कोई चेंज नहीं कर पाए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी। रोम को क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी, ठीक है। तो वही लिखा है कि निर्माता कंपनी रोम चिप में स्टोर करके मदरबोर्ड के में स्थापित कर देती है। रोम चिप में स्टोर कर देगा और मदरबोर्ड में, है ना, स्थापित कर देगा, मतलब मदरबोर्ड में सेव कर देगा। इससे क्या होगा कि आप ना उसमें चेंज कर सकते हो और ना उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की मेमोरी को क्या बोलते हैं, बर्निंग मेमोरी। एग्जाम में आया तो क्या है बर्निंग मेमोरी, रोम चिप। तो रोम चिप क्या है, बर्निंग मेमोरी है। रोम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बायोस है ना, बायोस प्रोग्राम है, लेकिन एक टेस्ट, जो टेस्ट होता है उसका, जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट का नाम है क्या है, पोस्ट। अब ये पोस्ट वाला नहीं है। P फॉर पावर, O फॉर ऑन, S फॉर सेल्फ, T फॉर टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ, जैसे आप पावर ऑन करोगे कंप्यूटर का तो अपने आप सेल्फ अपने आप चेक करने लगेगा। टेस्ट मतलब जांच, ठीक है। तो बायोस प्रोग्राम से जो जांच होता है उस जांच को क्या बोलते हैं, पोस्ट। P फॉर पावर, O फॉर ऑन, जैसे पावर ऑन करोगे तो क्या होगा, सेल्फ टेस्ट होने लगेगा, इसी को बोलते हैं पोस्ट। कंप्यूटर ऑन करेंगे तो क्या चलेगा, बायोस प्रोग्राम, प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आपका लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन पता था ना, तो यहां से आप ये भी पढ़ रहे हो, समझ लो, फुल फॉर्म। कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछता ही है, जानते हो, तो फुल फॉर्म में याद रखना। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस काम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जहां भी आईओ दिख गया मतलब क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करोगे तो सबसे पहले क्या चलेगा, बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस सॉफ्टवेयर में क्या काम करेगा, ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है और हार्डवेयर की जांच करता है, और जांच करने के लिए क्या करता है, पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। इसी क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, बायोस सॉफ्टवेयर चलेगा। बायोस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर जुड़े हैं उसकी जांच करेगा कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या करेगा, वो एक पोस्ट प्रोग्राम चलाएगा। पोस्ट मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने आप जांच कर लेगा। पोस्ट मतलब सेल्फ मतलब खुद खुद ना, अपने आप टेस्ट जांच करेगा, तो इसी क्या बोलते हैं, पोस्ट। जो खुद से जांच करता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट। और पोस्ट अलग से कुछ नहीं है, जो प्रोग्राम चलता है ना उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। समझ आ गया। तो पूछेगा कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है, पोस्ट प्रोग्राम, ठीक है। देखो जो बायोस में उपस्थित क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। बायोस में एक होता है बूट स्ट्रैप लोडर, ये एक कीवर्ड है। बायोस में क्या उपस्थित होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। ये क्या करता है, प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। तो बायोस में क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करेंगे, चलेगा क्या, बायोस प्रोग्राम। बायोस में क्या होता है, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट,
ठीक है। तो बायोस में क्या उपस्थित होता है? तो बायोस में तो उपस्थित होता है बूट स्ट्रैप लोडर। क्या उपस्थित होता है? बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है, BSL, ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर उसमें उपस्थित होता है। ये काम, इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करना, ठीक है। क्या काम करना है इसका? बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का यूज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करना, और जांच करने के बाद क्या करेगा? मेन मेमोरी में डालने का आदेश देगा, ठीक है। अब बोलेगा कि प्राइमरी मेमोरी होता है और मेन मेमोरी, दो भाग की मेमोरी होती है। अब बोलेगा जांच करने के बाद बोला सब चीज ठीक है, अब क्या करो? मेन मेमोरी में डाल दो, ताकि आदमी क्या करेगा? कंप्यूटर में वर्क कर पाए, तभी तो आप वर्क करोगे ना। रजिस्टर में आएगा, कोई भी काम करते हो तो, और सबसे पहले क्या होता है? रजिस्टर में लाता है, मेन मेमोरी से क्या लाता है? रजिस्टर में लाता है, तो मेन मेमोरी में डालेगा आपके प्रोग्राम को, ठीक है। तो याद रखना है कि बूट स्ट्रैप लोडर कहां होता है? बायोस में। बायोस में बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम पर होता है, और इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करना। काम क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मोबाइल में क्या होता है? एंड्रॉइड, ठीक है। अगर एप्पल लिए हो तो क्या होगा? एप्पल का होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करेगा कि सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बूट स्ट्रैप लोडर का मेन काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करना, और जांच करने के बाद उसको क्या करेगा? मेन मेमोरी में क्या लाएगा? लोड करने काम करेगा, मेन मेमोरी में लाने काम करेगा, ठीक है। समझ गए? पहले जांच करेगा सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर सब सही चल रहा है तो क्या करेगा? मेन मेमोरी में ले आएगा उसको, ठीक है, तो डालने का दे देता है। कंप्यूटर ऑन होगा, सबसे पहले क्या होगा? कंप्यूटर ऑन होगा ना, तो क्या करना? DEL, कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड में DEL नाम का एक बटन होता है, इसको दबाओगे तो क्या करेगा? बायोस का आपको क्या दिखेगा? DEL बटन दबाने पर बायोस सेटअप दिखेगा, ठीक है। DEL बटन दबाएंगे तो क्या दिखेगा हमको? बायोस सेटअप। ये बायोस सेटअप से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेटिंग को इसको चेंज भी कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बायोस में सेटिंग होगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल याद रखना कि बायोस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? डेल, DEL। डेल बटन दबाने पर क्या करेगा? कंप्यूटर ऑन करेंगे, डेल बटन दबाओगे तो बायोस क्या करेगा? बायोस सेटिंग आपका ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब ये चलता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर चलने पर बायोस प्रोग्राम चलता है। चलने के लिए क्या करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम की जांच करता है, हार्डवेयर जुड़े हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम चलता है जिसका बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चेक करता है कि सभी चीज सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जो हार्डवेयर की जांच करने काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं? पोस्ट, ठीक है। अब बायोस में क्या फीचर होता है? बूट स्ट्रैप लोडर। इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करना, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा था? हार्डवेयर की जांच कर रहा था। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच कौन करता है? बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है। हार्डवेयर की जांच कौन कर लिया? पोस्ट कर लिया। अब सॉफ्टवेयर की जांच कौन करेगा? बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, ठीक है। द बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करेगा, और जांच के बाद क्या बोलेगा? मेन मेमोरी में डाल देगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें बायोस में अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करना है तो क्या करोगे? डेल, कीबोर्ड में क्या होगा? डेल बटन होगा, डेल बटन दबाओगे तो क्या होगा? बायोस का सेटअप खुल जाएगा, सेटअप खुल जाएगा, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया बायोस? चलिए, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन किस रूप में होता है? इनपुट के फॉर्म में। अंदर क्या होगा? प्रोसेसिंग। और प्रोसेस डाटा जो हमको रिजल्ट, है ना, फाइनल रिजल्ट या इमीडिएट रिजल्ट, जो भी बोल लो, रिजल्ट के फॉर्म में आपको वही क्या है? आउटपुट है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? फाइनल रिजल्ट हमको यूजर तक पहुंचाने के लिए एक प्रयुक्त जो डिवाइस, जो भी डिवाइस होगा, जैसे कि मान लो मैं माइक बोल रहा हूं, ये माइक क्या है? अंदर जा रहा है आवाज, क्या है? इनपुट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। अगर मैं हेडफोन लगा रहा हूं तो हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट किया, ठीक है, उसमें क्या हुआ? डाटा इनपुट गया, किस फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में, क्योंकि वेव्स फॉर्म आएगा ना। और आपके यहां से प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट यानी कि सॉन्ग जो निकला, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। उस जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, नेक बैंड जो यूज कर रहे हो, वो क्या है? वो यूजर तक पहुंचाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो? नेक बैंड या हेडफोन यूज कर रहे हो, तो वही है, क्या है? फाइनल रिजल्ट यूजर तक पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस, जो भी डिवाइस यूज किया जाता है, वही क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? कीबोर्ड, सॉरी, मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, स्पीकर हो सकता है। जो भी चीज बाहर निकल रहा है, बताया था ट्रिक, जो भी चीज बाहर निकल रहा है वो क्या है? आउटपुट। और जो भी चीज इन हो रहा है, इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे प्रोग्राम बताया था, प्लॉटर, प्रिंटर, है ना। आगे एक चैप्टर है उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आउटपुट डिवाइस क्या है,
क्या है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो हमको प्राप्त होता है यूजर तक, क्या किस रूप में प्राप्त होता है, एक यूजर तक, यानी कि जो भी डिवाइस का यूज होता है वही डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद यूजर तक पहुंचाने के लिए, है ना, रिजल्ट को पहुंचाने के लिए यूजर तक जो भी डिवाइस का यूज होता है वही क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक, यह कंप्यूटर को यूजर से जोड़ने का काम करता है। आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, कंप्यूटर, मतलब मैं वहां मोबाइल है और यहाँ मैं हेडफोन लगाया हूं, तो उससे मेरे को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, नेक बैंड मेरा यूज कर रहा है, एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आप प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो प्रिंटर और आदमी के बीच, जो भी यूजर यूज कर रहा है उसके बीच जोड़ने का काम क्या करेगा, जो आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, आपने कोई डाटा सेव किया, ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया और उसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो मेरे लिए प्रिंटर क्या करेगा, यूजर के बीच जोड़ने का काम क्या करेगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो वही चीज है, तो कंप्यूटर को यूजर से जोड़ने का काम करता है और रिजल्ट को यूजर के समझने योग्य बनाता है। देखो, कंप्यूटर जो होता है हमारी भाषा समझता है क्या, नहीं समझता। क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, 0 और 1। आपका नाम XYZ कुछ भी है, ठीक है, वो XYZ को क्या चेंज कर देगा, 0 1 में। ठीक है, प्रोसेसिंग होगा 0 1 में, जब हमको आउटपुट प्राप्त होता है फिर से वो हमारी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कंप्यूटर को यूजर से जोड़ने काम करता है और रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होता है उसको यूजर के समझने को बनाता है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपको ह्यूमन लैंग्वेज में, देखो डाटा होता है ह्यूमन लैंग्वेज में डालते हैं, अंदर होता है मशीन लैंग्वेज और फिर उसको चेंज कर देता है किस लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इसके लिए कौन सा बढ़ेंगे आगे, सॉफ्टवेयर होता है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज होते हैं जो चेंज होते हैं, मतलब चेंज करने का काम करते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे ना, जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब उसे पढ़ेंगे। ठीक है, रिजल्ट, अब देखो रिजल्ट बताया था किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 में। इसे ये आउटपुट, इससे क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है और आउटपुट इंटरफेस में चेंज कर देता है। जो बाइनरी फॉर्म को क्या करता है, आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज हमारा क्या लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप क्षेत्रीय भाषा यूज कर रहे होगे। ठीक है, वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक, तो बाइनरी लैंग्वेज में क्या कर देगा, आपके लैंग्वेज में चेंज कर देगा, तो जो भी इंटरफेस यूज किया जाएगा वही क्या है, रिजल्ट। ठीक है, तो आपके रिजल्ट को जिस लैंग्वेज में दिखाया जाता है वही क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, आपका मान लो रिजल्ट गोंडी है तो आप गोंडी भाषा यूज कर लो कंप्यूटर में, अब तो उसका भी आ गया है सॉफ्टवेयर, है ना। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, हर भाषा होता है, सभी भाषा का आप यूज कर सकते हो। तो आप जो भी भाषा यूज करोगे वो आपका ह्यूमन लैंग्वेज होगा, लेकिन मशीन क्या समझता है, बाइनरी। ठीक है, आप जो भी डालो उसको आके चेंज कर देगा, बाइनरी में चेंज कर देगा। ठीक, तो ये आउटपुट रिजल्ट किस फॉर्म में प्राप्त होता है, ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन उसको क्या करता है, बाइनरी में इसे चेंज करता है। रिजल्ट का होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है, फिर इसको चेंज कर देता है आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट इंटरफेस मतलब क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज में, यहाँ लिखा नहीं है, आउटपुट इंटरफेस मतलब ह्यूमन लैंग्वेज जो हमारी भाषा है। ठीक है, अगर साउथ में कोई होगा तो क्या लिखेगा, तमिल, तेलुगु। ठीक है, ठीक है, वो उसकी भाषा होगी, हमारी भाषा हिंदी, इंग्लिश, है ना, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब देखो सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक, सीपीयू किन किन चीज से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ दिया, है ना, ऑप्शन में ऐसे 1 2 3 4 करके देगा और पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा नहीं है। तो सीपीयू प्रभावित करने वाले कारक, या सीपीयू को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, अलग से कुछ नहीं है। सीपीयू का एक अलग नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, या कंप्यूटर का दिमाग, या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सब एक ही बात, एक ही सी का नाम है। ठीक है, तो सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या माइक्रो प्रोसेसर प्रभावित करने वाले कारक सेम है। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कार्य की क्षमता को, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कार्य क्षमता को 1 सेकंड में संपादित किए जाने वाले अनुदेश या इंस्ट्रक्शन की संख्या का आधार पर बताता है। सीपीयू की जो वर्किंग परफॉर्मेंस होती है, कार्य क्षमता, उसको 1 सेकंड में कितना कार्य संपादित कर रहा है, कितना 1 सेकंड में कितना रिजल्ट हमको दे रहा है, इसके अनुदेश या इंस्ट्रक्शन की संख्या के आधार पर होता है। जैसे इसको मिटा दूंगा, ये है क्या है, सीपीयू है ना, यहां पे क्या होगा, एएलयू, सीयू, मेमोरी। हम लोग कोई भी इनपुट किस फॉर्म में देते हैं, इंस्ट्रक्शन। इनपुट किस फॉर्म में आता है, इंस्ट्रक्शन या डाटा के फॉर्म में। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन दिए किसको, सीपीयू को, अब वो 1 सेकंड में कितने कार्य को संपादित कर रहा है। ठीक है, तो संपादित कर किस फॉर्म में देंगे हम लोग, इनपुट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो कितने इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकंड में कार्य किया। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि आप 1 सेकंड में कितने काम कर सकते हो। ठीक है,
जैसे आपका दिमाग है, आपको गणना करने बोला, जैसे आपको बोला कि 1+1 जोड़ो, ठीक है, जैसे लगातार अगर आप कैलकुलेटर काम करता है, कैलकुलेटर कैलकुलेट करने काम करता है, ठीक है, वैसे ही अगर आपके माइंड को बोला जाए कि आपकी माइंड की परफॉर्मेंस क्षमता कितनी है, 1 सेकंड में आप कितने काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मैं इंस्ट्रक्शन या डाटा दूंगा, तो आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। जैसे सेकंड के नीचे क्या होता है, माइक्रो सेकंड होता है ना, तो वैसे सीपीयू है, 1 सेकंड में वो कितने इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट दे रहा है, या कितने कार्य संपादित कर रहा है, या कितने कार्य कर रहा है, इतना समझो, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी क्षमता ज्यादा होगी उतना परफॉर्मेंस क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपका माइंड का कैलकुलेशन जितना ज्यादा है, उसका आपका आईक्यू लेवल क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। आईक्यू लेवल समझ रहे हो ना, बुद्धि, सबका एक आईक्यू लेवल होता है, 80 से कम हो। अभी बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, बाल मनोविज्ञान का लेक्चर रोज डाल रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में हो कि नहीं आप लोग, नहीं होगा तो जुड़ जाना। बाल मनोविज्ञान का सारा लेक्चर ग्रुप में डाल रहा है, राइसवर सर का है पूरा 14 नंबर का क्लास हो रहा है, 14 नंबर क्लास यहाँ नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड में हो चुका है, आप लोग वहां से देख के, है ना, उनका बुक भी है मार्केट में, सेम बुक को पढ़ा रहे हो, अपनी बुक को, ठीक, यहाँ भी रखा हुआ है, उसको देख लेना। तो आईक्यू लेवल क्या होता है, 80 से कम होता है तो क्या बोलता है उसको, मंदता, मानसिक मंदता बोलते हैं, ठीक है। बुद्धि उपलब्धि आप उसमें पढ़ लेना, क्या है, बाल मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो 80 से ऊपर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, आईक्यू लेवल हाई, तब उसको क्या बोलते हैं, कम से कम। और 120 से ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा बालक होगा, मतलब बहुत शार्प माइंड होगा उसका। 80 से 120 के बीच में सामान्य क्या होना चाहिए अभ्यर्थी का। अगर आप एक तैयारी करने वाले हो तो आपका आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। 80 से कम है तो भाई तैयारी छोड़ देना, ठीक है। तो ये देखो वही है सीपीयू, है ना। सीपीयू की कार्य क्षमता को किस मापा जाता है, 1 सेकंड में संपादित किए जाने वाले अनुदेश की संख्या के आधार पर, क्योंकि 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। अभी अगर क्षमता कम होगी, 1 सेकंड में कम काम करेगा तो क्षमता क्या होगी, प्रभावित होगी ना। जैसे आप 1 सेकंड में 10 काम कर रहे थे, अब 1 सेकंड में 5 काम कर रहे हो, तो आपकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब इसकी स्पीड को बोला किस में मापा जाता है, तो स्पीड को मापा जाता है मिप्स में, बताया था। सामान्य कंप्यूटर को मापा जाता है मिप्स में, और सुपर कंप्यूटर को फ्लॉप्स में, ठीक है। तो सीपीयू को मिप्स में या बिप्स में। अब एम फॉर मिलियन, बी फॉर बिलियन, बाकी तो जानते हो, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। सामान्य कंप्यूटर को मापा जाएगा मिप्स में, और सीपीयू को मिप्स या बिप्स में मापा जाता है, ठीक है। मिप्स मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, या बी फॉर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि क्षमता कैसे प्रभावित होगा, जब 1 सेकंड में काम करने की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्षमता प्रभावित होगी। दूसरा, कंप्यूटर की घड़ी, कंप्यूटर क्लॉक, कल पढ़े थे सीमोस। सीमोस क्या होता है, एक चलते रहता है। आम कंप्यूटर कितने दिन बाद बंद करके रख दें फिर भी डेट और टाइम वही दिखाता है। जैसे आज आप वॉच, डिजिटल वॉच बंद कर दो, ठीक है, 10 दिन बाद ओपन करके देखना, सेम घड़ी में सेम टाइम, उसी दिन का टाइम, उसी टाइम का डेट दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आपके घड़ी में क्या लगा हुआ है, सीमोस चिप लगा हुआ है मदरबोर्ड में या मोबाइल में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मोबाइल तो बंद होता है लेकिन अंदर वो क्या होता है, वर्क करते रहता है, ठीक है। तो यही है कंप्यूटर घड़ी। तो एक काम क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग काम करता है घड़ी पर। डाटा प्रोसेसिंग काम किस पर निर्भर होता है, घड़ी पर निर्भर होता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा प्रोसेस होता है उसका निर्भर किस पर करता है, कंप्यूटर में लगी घड़ी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग जो होती है वो घड़ी पर निर्भर करती है, इसे ही सिस्टम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। सिस्टम क्लॉक, अगर आपका डेट चेंज हो जाए तो आपका डाटा क्या होगा, प्रोसेस नहीं होगा। आप देखना, इंटरनेट चालू नहीं कर सकते आप, अगर आपका डेट देख डाल लेना, 10 साल पहले डाल कर देख लो, 1 साल पहले डाल देख लो, ठीक है, आपका नेट चालू नहीं होगा इंटरनेट में। आपका घड़ी का पीछे कर लेना कंप्यूटर को, आप नेट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, मोबाइल में नहीं होगा, ठीक है। आप पीछे का डेट डाल देख लेना, आपका नेट ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग की जो घड़ी होती है, जो डाटा प्रोसेस का जो वर्क होता है, किस पर निर्भर करता है, घड़ी पर, और इसी क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक, ठीक। अगर सिस्टम क्लॉक सही है तभी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, मतलब नेट चला सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग कई चरणों में होता है, डाटा भी प्रोसेस क्या होता है, कई चरणों में होता है, स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप स्टेप होता है, बताया था कल, ठीक है। स्टेप बढ़ाता है, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में जहां कहा जाने के लिए क्या होता है, रजिस्टर को क्लॉक पल्स का वेट करना पड़ता है। कल पढ़े थे कि सबसे पहले कार्य जो होता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर में मेन मेमोरी कहा जाता है, रजिस्टर में काम करने के लिए।
रजिस्टर बाद क्या होता है, कैश में, ठीक है, फिर रैम में, फिर रोम में, तब हार्ड डिस्क में, ये क्रम बताया था, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो होता है सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मेमोरी से कहा जाता है, रजिस्टर में लाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए कई चरणों में कार्य समाहित होता है। कई चरण मतलब कई स्टेप में काम शुरू होगा, तो स्टेप में उसको बांट देते हैं। मान लो एक काम है, ठीक है, एक काम है, इसको कई भागों में बांट दिए, ठीक है, तो एक एक स्टेप हो गया, ये सब क्या होगा, एक एक स्टेप हो गया, ठीक। अब सब स्टेप में बांट कर दिए। अब पहला स्टेप, मान लो एक काम करने गया, उसके बीच का जो दूसरा काम है, पहले और दूसरे के बीच का जो टाइम स्लाइस होगा वो रजिस्टर को दिया जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स। तो रजिस्टर पहले वर्क और दूसरे वर्क को काम करने के बीच का तो क्या करता है, सेकंड स्टेप को कई स्टेप में, हाँ, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए रजिस्टर क्या करता है, क्लॉक पल्स का वेट करता है। पहला काम करने गया, फिर दूसरा काम करने आ रहा है, तो उस बीच का जो टाइम होता है उसके लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स, ठीक है। तो वेट जो करता है, टाइम जो वेट कराता है वो क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स। मतलब पहले काम और दूसरे काम को कराने के बीच का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स, ठीक है। उसका वेटिंग कौन करता है, रजिस्टर। कोई भी काम शुरुआत कहां से होगा, रजिस्टर से। क्यों शुरुआत होगा, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। बताया था कितना होता है, एक्सेस टाइम कितना होता है रजिस्टर का, 2 से 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो होगी क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी कम है। बताया था कि जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा उसका स्पीड क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या है, 210 नैनो। सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर पे। इसीलिए रजिस्टर में सबसे पहले काम क्या होता है, कोई भी वर्क को सबसे पहले रजिस्टर शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या करेगा, कोई भी वर्क करना है तो डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए कई स्टेप में बांट देगा, और एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच का जो समय होगा, ठीक है, जो भी रजिस्टर वेट करते रहता है उसको काम करने, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स, ठीक है। तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने के लिए रजिस्टर जिस समय का यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स। समझ आ गया। तो क्लॉक पल्स क्या है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए कई चरणों में बांट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कई स्टेप बोलते हैं। एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने के लिए रजिस्टर जिस टाइम का वेट करता है उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स, ठीक है। अब क्लॉक पल्स कोई क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक। क्लॉक पल्स कहां उत्पन्न होगा, सिस्टम क्लॉक द्वारा। सिस्टम क्लॉक कहां लगा हुआ है आपके, सीमॉस, यानी कि मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, सीमॉस। सीमॉस एक चिप है, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, एक बैटरी लगा होता है, जो अपने आप अंदर क्या होता है, टाइम ऑन डेट को अपडेट करते रहता है। सिस्टम के सारी चीजों क्या करता है, अपडेट करते रहता है, ठीक है, सीमॉस चिप। तो क्लॉक पल्स बोलेगा कहां उत्पन्न होगा, तो सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न होगा। जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न होगा उसमें सीपीयू की डाटा प्रोसेस गति उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तो क्लॉक पल्स कहां, कौन इसका वेट कौन करेगा, रजिस्टर। अब क्लॉक पल्स कहां उत्पन्न होता है पूछेगा, तो कहां उत्पन्न होता है, सिस्टम क्लॉक में। सिस्टम क्लॉक कहां लगा हुआ है आपके, सीमॉस चिप में, ठीक है। अब ये जो क्लॉक पल्स है, जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न होगा, क्लॉक पल्स जितनी फास्ट होगा उतनी ही डाटा स्पीड गति क्या होगी, भी फास्ट होगी, ठीक है। क्लॉक पल्स जितना फास्ट होगा डाटा स्पीड उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। मतलब एक काम करने के बाद दूसरा जितना जल्दी आएगा, तीसरा जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी क्या होगा, डाटा स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। एक रजिस्टर से निर्भर होता है, रजिस्टर जितना फास्ट काम करेगा प्रोसेसिंग भी उतना ही फास्ट होगा, समझे ना, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम क्या है, बहुत कम है। चलो ये समझ में आ गया। सिस्टम क्लॉक की स्पीड क्या होता है, एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को कहते हैं। तो सिस्टम क्लॉक की स्पीड जो होती है एक सेकंड में जो उत्पन्न होती है पल्स की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक कहते हैं, सॉरी हर्ट्ज कहते हैं। तो सिस्टम क्लॉक की स्पीड जो होती है एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या, एक सेकंड में कितने वो पल्स उत्पन्न हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। अब कल क्वेश्चन में दिया था, आया था ना, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड किस मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो सिस्टम क्लॉक की जो स्पीड होगी वो कैसे निर्भर करेगी, एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या। तो सिस्टम की स्पीड कैसे मापा जाएगा, कि एक सेकंड में कितना पल्स उत्पन्न कर रहा है, एक सेकंड में कितने पल्स उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक सेकंड में 1000 पल्स उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब कंप्यूटर की स्पीड कितना होगी, 1000 गुना होगी, ठीक है। पढ़े हैं ना कि जितनी जल्दी पल्स उत्पन्न होगा उतनी ही प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। मान लो एक सेकंड में 100 पल्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्या पल्स उत्पन्न होगा, क्लॉक पल्स। अगर एक सेकंड में 100 पल्स उत्पन्न हो रहा है मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितना है, 100 गुना है, ठीक है। डाटा की तो एक होगी और पल्स की जितनी गुना होगी उतना स्पीड क्या होगा, उतने गुना ज्यादा होगा, समझ गए ना। मतलब आपका माइंड कोई चीज को समझने के लिए 100 गुना ज्यादा एक्टिव है, समझ लो। तो वही है सिस्टम पल्स, जितने ज्यादा पल्स उत्पन्न होंगे सिस्टम में
उतनी ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो वही बता रहा है कि सिस्टम क्लॉक की स्पीड कैसे निर्भर करती है, 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या के आधार पर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, सिस्टम क्लॉक की स्पीड कैसे निर्भर करती है, तो 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका स्पीड होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या होती है, जितने 1 सेकंड में जितने पल्स उत्पन्न हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और कल क्वेश्चन आया था टेस्ट में कि कंप्यूटर गति किस में बताता है, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, सिस्टम क्लॉक की गति को मेगाहर्ट्ज दिया था ना, क्वेश्चन था। तो सिस्टम क्लॉक की गति को मेगाहर्ट्ज, यानी 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, और 1 गीगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है, 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, तो सिस्टम पल्स की गति किस में बताता है, हर्ट्ज में, लेकिन कंप्यूटर गति किस में बताता है, मेगाहर्ट्ज में। ठीक, तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है, 10⁶ हर्ट्ज, और 1 गीगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है, 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, तो सिस्टम क्लॉक गति किस में बताता है, मेगाहर्ट्ज में। 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁶ पल्स पर सेकंड, 10⁶ पल्स पर सेकंड। अब एग्जाम में पीपीएस आ गया और पीपीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या लिखोगे, P फॉर पल्स, P फॉर पर, S फॉर सेकंड। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या आएगा, 10⁶ पीपीएस। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा आ गया तो भी लगा लेना। तो कंप्यूटर गति किसमें रहता है, मेगाहर्ट्ज में, है ना। सिस्टम क्लॉक की गति को, सिस्टम क्लॉक की गति किसमें रहता है, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, और पीपीएस लिख दिया, पीपीएस मतलब पल्स पर सेकंड, क्योंकि क्या उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पे, पल्स उत्पन्न हो रहे हैं ना, पल्स उत्पन्न हो रहे हैं। जितना ज्यादा पल्स उत्पन्न होगा उतना ज्यादा इस प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और गीगाहर्ट्ज बराबर है 10⁹ ठीक, आजकल जो कंप्यूटर गति है वो 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक है। आजकल जो वर्तमान जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसमें 500 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक यूज हो रहा है। इससे ही फास्ट हो गया होगा, क्योंकि अब तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ गया ना, अब तो टीबी में हो गया होगा, जीबी में कहा, टीबी में चल रहा होगा। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि 1 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 10⁶ पल्स पर सेकंड। इससे क्या माना जाता है, सिस्टम क्लॉक की गति। सिस्टम क्लॉक जितना फास्ट होगा, प्रोसेसिंग स्पीड मतलब जितने पल्स निकलेंगे उतनी स्पीड क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और 1 गीगाहर्ट्ज का होता है 10⁹ हर्ट्ज। ठीक, तो समझ गए कि सिस्टम क्लॉक की स्पीड कितना रहता है, हर्ट्ज में। ठीक है, 1 सेकंड में जितने पल्स उत्पन्न होंगे उसी को, 1 सेकंड में जितने पल्स उत्पन्न होते हैं उसी की संख्या क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और सिस्टम क्लॉक की स्पीड कितना रहता है, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, सिस्टम क्लॉक को नाम होता है मेगाहर्ट्ज में, और 1 सेकंड में जितने पल्स उत्पन्न होंगे उसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। पल्स की संख्या को, 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और सिस्टम क्लॉक की स्पीड किसमें रहता है, मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, कल हम लोग पढ़े थे। रजिस्टर कहाँ होगा, सीपीयू के अंदर। सीपीयू का ही एक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, सीपीयू के अंदर का ही एक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी। ये देखो सीपीयू है, सीपीयू में क्या लगा होता है, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर से क्या होगा, कैश जुड़ा होता है, मतलब कैश मेमोरी से जुड़ा होता है, सीपीयू से। ठीक है, तो कोई भी डाटा कहाँ आता है, रजिस्टर, फिर कैश, फिर सीपीयू। तो सीपीयू रजिस्टर क्या है अगर पूछेगा तो सीपीयू का ही एक भाग है, बस पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ठीक, तो सीपीयू का अंदर लगा होता है और सीपीयू का ही एक क्या है, भाग है। इसे कंप्यूटर की कार्यकारी मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कौन बताएगा, कल पढ़े थे, कल पढ़े थे ना। रजिस्टर को सीपीयू कार्यकारी मेमोरी क्यों कहते हैं, हाँ, क्योंकि कोई भी आप इंस्ट्रक्शन डालोगे, क्या पढ़े थे, इनपुट के रूप में क्या पढ़ा होगा आपको, इंस्ट्रक्शन या डाटा होगा, वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। और सीपीयू में सबसे पहले कहाँ जाता है, रजिस्टर में। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले काम करने कौन आता है, भाई मैं करूंगा, कौन, रजिस्टर। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले काम करने कौन आएगा, कोई भी आप डाटा डालोगे इंस्ट्रक्शन या डाटा के फॉर्म में इनपुट कराओगे तो सीपीयू में सबसे पहले कौन काम करेगा, रजिस्टर। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम कम होता है और प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता है, हाई होता है। स्टोरेज कैपेसिटी कम। कब आया था, पतला और मोटा लड़का। ठीक है, जो पतला होगा वो तेज भागेगा, जो मोटा होगा वो नहीं भागेगा। कहने का मतलब ये था, आप लोग नए हो इसलिए बता दे रहा हूं कि जो जिसका बिना प्रोसेसिंग स्पीड हाई किसका होगा, जिसका क्षमता या सॉरी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा,
तो रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी रजिस्टर का होता है, उससे ज्यादा होता है कैश का, उससे ज्यादा होता है रैम का, उससे ज्यादा होता है रोम का। तो जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई, और जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, मान लो हार्ड डिस्क कितना स्टोर कर सकता है, 500 GB, 1 TB तक करता है ना, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, जितना फास्ट रजिस्टर काम करेगा उतना फास्ट हार्ड डिस्क काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये बताया था, रजिस्टर जो भी पतला होगा वो तेज भागेगा। ठीक है, मतलब उसके पास क्या है, वेट कम है, मतलब उसका क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है। जो मोटा आदमी है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा, वो कम भागेगा, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, सेम। तो इसीलिए सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहते हैं। अब समझ आ गया? तो सीपीयू का भाई है, बोलेगा मैं काम करूंगा पहले। ठीक है, तो कार्यकारी मेमोरी कहते हैं सीपीयू की। सीपीयू के अंदर डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। बताया हूं, सबसे पहले प्रोसेसिंग सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेस डाटा कहां होता है बोलेगा तो सीपीयू में, और सीपीयू में सबसे पहले प्रोसेसिंग काम कौन करता है, तो रजिस्टर। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं और डिटेल में। तो सीपीयू को सबसे पहले डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर क्या है, मेमोरी का एक प्रकार है। ठीक है, जो कहां लगा होता है, सीपीयू में। रजिस्टर का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी कितना होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, साइज रजिस्टर जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड लेंथ। टेस्ट में आया था, सुपर कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना होता है, टेस्ट में आया था ना। ठीक है, तो वर्ड लेंथ क्या है, कुछ नहीं है, बिट की संख्या है। और बिट किससे बना है, बाइनरी डिजिट से। कहा है ना, बिट किससे बना है, बाइनरी और डिजिट। तो बाइनरी से बाई लिया गया है और डिजिट से इट, मतलब टी लिया गया है। ठीक है, तो क्या बना है, बाइनरी से बी लिया है और डिजिट से इट लिया गया है, तो क्या बना है, बिट। ठीक, तो बाइनरी डिजिट से क्या बना है, बिट बना है। और बिट किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। मतलब बाइनरी डिजिट किस फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है। तो वर्ड लेंथ क्या है, कुछ नहीं है, बिट की संख्या, मतलब कितने बिट हैं वर्ड लेंथ में, शब्द परास, लंबाई, शब्द की लंबाई, वर्ड मतलब शब्द, लंबाई, शब्द की लंबाई में कितने बिट है, ये बताता है बस। वर्ड लेंथ क्या है, कुछ नहीं है, बिट की संख्या है। ठीक है, एग्जाम में आया वर्ड लेंथ से क्या क्या, क्या समझते हैं, तो बिट की संख्या क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन मैं टेस्ट में क्या दिया था, कितने बिट तक हो सकता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, तो बाइनरी बिट वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। कंप्यूटर एक बार में जितने बिट को प्रोसेसिंग के लिए लेता है वही उसकी क्या है, वर्ड लेंथ है। ठीक है, जो सामान्य कंप्यूटर हैं, जनरल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, वो एक बार में प्रोसेसिंग के लिए कितना बिट लेते हैं, 8 या 16। ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर कम से कम एक बार में प्रोसेसिंग के लिए कितना लेता है, 64 बिट। ठीक है, तो पूछेगा उसका सुपर कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना तक हो सकता है, 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, मतलब समझ लो सामान्य से 8 गुना ज्यादा, 8 होता है सामान्य का, और उसका 64 कम से कम सामान्य का, हम लोग जो 8 बिट यूज करते हैं। ठीक है, 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट। तो बाइनरी बिट की वह संख्या जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेगा उसे क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ क्या है, प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर एक बार में जितने बिट का यूज करता है वही उसे क्या है, वर्ड लेंथ। ठीक है, अब वर्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, उतनी हाई होगी। रजिस्टर की आकार जितना ज्यादा होगा उसकी भी स्पीड जितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना, वर्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा कंप्यूटर की स्पीड उतनी फास्ट होगी। अगर वर्ड लेंथ 8 है, ठीक है, तो स्पीड कम, अगर 16 है तो उससे ज्यादा, 32 है उससे ज्यादा, 64 है तो सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वर्ड लेंथ होगा उसकी स्पीड उतनी हाई होगी। ठीक है, लेंथ कितना तक हो सकता है, 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकता है। अब सुपर कंप्यूटर कितना होता है, 64, यही टेस्ट में दिया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना होता है, तो 64 बिट तक हो सकता है। ठीक, मतलब जितना ज्यादा बिट होगा प्रोसेसिंग उतना फास्ट होगा। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता है, हाई होता है। जैसे कल बारिश होने वाला है, सुपर कंप्यूटर आज बता देगा कि कल आपके एरिया में हैवी रेन होने वाला है ना, तो वही है, प्रोसेसिंग हाई होगा किसका, जितना वर्ड लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना वर्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी हाई होगी। ठीक है, 64 बिट मतलब क्या होता है, सीपीयू एक बार में 64 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। 64 बिट का मतलब है कि सीपीयू या कोई भी बिट का मतलब 8 बिट, 16 बिट, 32, मतलब कि कंप्यूटर एक बार में इतने बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मान लो 8 बिट का मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक बार में 8 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार सुपर कंप्यूटर एक बार में 64 बिट डाटा को क्या करता है, प्रोसेस कर देता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एसएससी के
कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एक बार में कितने डाटा प्रोसेस करता है? 64 बिट। क्या उसकी वर्ड लेंथ कितनी हो सकती है? 64 तक हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में 128 तक यूज किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है कैपेसिटी को। ठीक है, सबका दुगना है, 8 का दुगना 16, बीच में नहीं आएगा। अगर पूछेगा कि वर्ड लेंथ कितना के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो 8, 16, 32, 64 ऐसा होता है। 8 का 16, 32, 64, बीच में 12 या 18 ऐसा आएगा तो मत लगाना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कैश मेमोरी। रजिस्टर के बाद क्या आता है? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी भी क्या होता है? बताया था कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर रखा था रजिस्टर, और कैश मेमोरी सीधे किसी जुड़ा होता है? सीपीयू से। ठीक है, तो सीपीयू से सीधे कनेक्ट होता है कौन? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्या काम करता है? ये भी सेम काम करता है रजिस्टर जैसा, डाटा ट्रांसफर, क्योंकि रजिस्टर से सबसे पहले डाटा कहां जाएगा? कैश मेमोरी में। ठीक है, ट्रांसफर करता है, तो डाटा ट्रांसफर स्पीड इसकी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इसमें भी डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या होगी? हाई होगी। कैश मेमोरी में डाटा ट्रांसफर स्पीड हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कम। आया था जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम, उसकी ट्रांसफर स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा? हाई होगा। तो कैश मेमोरी में क्या होता है? कैश मेमोरी अधिकतम 1.44 MB तक हो सकता है। ठीक है, कैश मेमोरी जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे, ये प्लास्टिक का बना होता है, अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। ठीक है, सीडी डिस्क जैसा रहता है। तो अधिकतम कितना हो सकता है? 1.44 MB। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी इतना कम है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम, उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग हाई, ट्रांसफर रेट हाई। ठीक है, एक ट्रिक है। ठीक, स्टोरेज कैपेसिटी कम, ट्रांसफर रेट हाई, स्टोरेज कैपेसिटी हाई, सॉरी प्रोसेसिंग स्पीड हाई। ठीक है, कैश मेमोरी का साइज जितना ज्यादा होगा, सीपीयू की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, साइज मतलब कि ये जो होता है 3.5 इंच का होता है, 5.154 इंच का होता है, मतलब जितना ज्यादा इस इंच होगा, इसमें 2.88 MB तक यूज किया सकता है अधिकतम। ठीक है, मतलब इंच का दाप होता है, जो कैश मेमोरी होता है ना, इंच का दाप होता है, 3.5 इंच, 4.25, 5 इंच, 5.154 इंच। पढ़ेंगे उसको आगे मेमोरी में। मतलब ये समझ लो कि जितनी ज्यादा साइज होगा उतने डाटा स्पीड और ट्रांसफर की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। सब में देखो, रजिस्टर का साइज जितना ज्यादा होगा, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी हाई होगी। ठीक है, वर्ड लेंथ ज्यादा होगा तो स्पीड हाई होगी। कैश मेमोरी का जो क्या होगा, साइज ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी? हाई होगी सीपीयू की। सब में सेम। ठीक है, जिसका भी वर्ड लेंथ साइज सीपीयू का या रजिस्टर का ज्यादा होगा तो सीपीयू की स्पीड भी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, सिस्टम बस कब बताया था? बस, बस मतलब वो बस नहीं है जिसको हम लोग चढ़ते हैं। बस मतलब क्या है? वायर्ड का समूह। जितने भी वायर है, जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ज्यादा ट्रांसफर रेट, डाटा ज्यादा होगा। ठीक है, पतला वाला वायर यूज करोगे, डाटा ट्रांसफर उतना ही कम होगा। ये समझ लो कि सिंगल रोड में चल रहे हो तो क्या होगा? जाम लगेगा, लगेगा ना। अब अगर 4 लेन में चल रहे हो जाम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बस वही बस है, मतलब वायर्ड, कंप्यूटर वायर्ड का जो क्या होता है, समूह होता है, उसी को बस बोलते हैं। ये ठीक, ये बस है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे वायर लगे होते हैं। जैसे आजकल जो क्या हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जा रहा है इंटरनेट के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स, उसमें क्या होता है? डाटा ट्रांसफर बहुत हाई होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर वायर का यूज नहीं होता है, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है, प्रकाश का यूज होता है। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, टकराता है फिर आगे बढ़ते जाता है। ठीक, तो ये रखो, ये क्या है? सिंगल रोड, ये क्या है? 4 लेन रोड। डाटा किसमें ज्यादा चलेगा? इसमें, किसमें? ऊपर वाले में ना। बस वही बस है। तो सिस्टम बस मतलब क्या है? वायर्ड का समूह है, कम है ना। बस की चौड़ाई कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करेगी। अगर बस की चौड़ाई कम होगी, मतलब ये कम होगा, तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी? स्लो। अगर बस की चौड़ाई ज्यादा है तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी? हाई। ठीक है, बस की लेंथ जो होती है 32 बिट होता होगा, तो कंप्यूटर बस को 32 आ रहे हैं। अगर किसी कंप्यूटर में बोल रहा है कि 32 बिट का बस है, ठीक है, 32 बिट का बस है, मतलब क्या है इसमें कहने, मतलब इसमें क्या लगे हैं? 32 वायर लगे हुए हैं। अगर बोल रहा है किसी कंप्यूटर में 8 बिट बस है, 8 बिट बस का मतलब क्या है? उसमें 8 वायर लगे हुए हैं। ठीक है, जितने बिट बस यूज किया जाता है उसका मतलब क्या है? उतने बिट वायर लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, अगर किसी में 64 बिट बस है, मतलब क्या है? उसमें 64 वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा वायर होंगे स्पीड क्या होगा? उतना हाई होगा। ठीक, तो प्रोसेसिंग क्या होगा? एक समय में 32 बिट ट्रांसफर रहेगा। ठीक है, तो अगर 32 बिट है मतलब 32 वायर लगे हुए हैं, मतलब एक बार में क्या करेगा? 32 बिट डाटा को क्या करेगा? ये 32 बिट डाटा को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसमें क्या लगे हुए हैं? 32 वायर लगे हुए हैं।
एक वायर एक बिट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 32 वायर क्या करेगा, 32 बिट डाटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिस्टम बस का ये था, वायर्ड का समूह है। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम में अगर 32 बिट का यूज हो रहा है, मतलब उसमें क्या लगे हैं, 32 वायर लगे हुए हैं, उसका मतलब क्या है कि वो 32 बिट डाटा को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पैरेलल ऑपरेशन, मतलब इसी के भाग है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग पहले क्या पढ़े, कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, सिस्टम क्लॉक का आधार पर। दूसरा क्या पढ़े, रजिस्टर मेमोरी। अगर मेमोरी क्या होगा, अगर कम होगा, मतलब कि साइज कम होगा तो प्रभावित करेगा। ठीक है, स्पीड अगर इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर साइज कम होगा तो, साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, वर्ड लेंथ। अगर वर्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। अगर वर्ड लेंथ कम होगा तो सीपीयू की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में क्या होगा, अगर कैश मेमोरी का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर ज्यादा होगा। अगर साइज कम होगा तो ट्रांसफर कम होगा, स्पीड कम होगा। ठीक है, तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। चौथा क्या पढ़े हम लोग, सिस्टम बस। बस की चौड़ाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, सीपीयू ज्यादा ट्रांसफर करेगा डाटा को। अगर इसकी चौड़ाई कम है मतलब क्या करेगा, कम डाटा ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल ऑपरेशन। अगर पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वयन करना, एक साथ कई इंस्ट्रक्शन या कई निर्देशों को क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करना। एक साथ कई इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सीपीयू की कैपेसिटी को बेहतर यूज करने के लिए, सीपीयू की कार्य क्षमता का बेहतर यूज करने के लिए एक साथ कई इंस्ट्रक्शन क्रियान्वयन करना ही क्या कहलाता है, पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल मतलब एक साथ, समानांतर। जैसे आप लोग क्या बैठे हो, वर्टिकल बैठे हो ना, सीधा बैठे हो। पैरेलल मतलब एक साथ, जैसे बताया था आपका जो सोलर सेल होता है वो कैसे जुड़ा जाता है, पैरेलल जुड़ा जाता है, एक साथ जुड़ा जाता है ना, पैरेलल। ठीक है, इससे क्या होगा, सूर्य किरण पड़ता है, ठीक है, बिजली तो वही याद रखना। तो पैरेलल ऑपरेशन मतलब क्या है, एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है, पैरेलल क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। इससे क्या होता है, सीपीयू की कैपेसिटी को बेहतर यूज किया जाता है। पैरेलल ऑपरेशन क्या किया जाएगा, सीपीयू की कैपेसिटी का बेहतर यूज किया जाएगा। ठीक है, डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाया जाता है। डुअल कोर या मल्टी कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर होता है ना इंटेल का, अगर पढ़े हुए आप लोग, तो आजकल i5 i6 i7 आ गया है ना। डुअल कोर प्रोसेसर सबसे पहले यूज आया था। ठीक है, बहुत पुराना जमाने का था, 10-20 साल पहले डुअल कोर चलता था। ठीक है, डुअल कोर आया, फिर i1 आया, फिर i3 आया, i5, वर्तमान में क्या चल रहा है, i7, अब i9 प्रोसेसर आ गया है। ठीक है, सबसे फास्ट प्रोसेसर क्या है, i7। ठीक है, वर्तमान में चल रहा है, अब i9 भी आने वाला है। जैसे कंप्यूटर का जनरेशन होता है ना, वैसे प्रोसेसर का भी जनरेशन है, अभी 7 जनरेशन का प्रोसेसर चल रहा है। ठीक है, मोबाइल में मोबाइल में भी आ गया 7 जनरेशन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। ठीक है, आईफोन का अपना अलग प्रोसेसर है। वैसे ही क्या है, डुअल कोर या मल्टी कोर, जब शुरुआत में, आज 20 साल पहले की बात हो रहा है वो, डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर। डुअल कोर मतलब दो होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे होंगे, है ना। डुअल समानांतर, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कम से कम दो जोड़ना पड़ेगा ना, अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करना है तो कम से कम तो दो जोड़ना पड़ेगा। दो जोड़ना पड़ेगा मतलब डुअल कोर। मल्टी कोर मतलब दो से ज्यादा होंगे प्रोसेसर, इसीलिए डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। तो दो बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, डुअल कोर, और दो से अधिक प्रोसेसर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, मल्टी कोर। ठीक है, तो मल्टी कोर प्रोसेसर क्या है, मल्टी कोर करने मतलब उसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल क्रम में, किस क्रम में होंगे, पैरेलल क्रम में। इससे क्या होगी, कंप्यूटर का बेहतर यूज किया जाएगा, क्षमता का, तो उससे क्या होगा, क्षमता बढ़ जाएगा। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज क्या होता है, क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर प्रोसेसर कम है मतलब उसकी क्षमता कम होगी। तो याद रखना, कंप्यूटर की क्षमता प्रभावित कौन करता है, सीपीयू क्षमता को, पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन क्या है, सीपीयू का माइक्रोप्रोसेसर का समानांतर क्रम में जोड़ा जाना। तो सीपीयू को कई इंस्ट्रक्शन और क्रियान्वयन को सीपीयू की कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। तो याद रखना है कि ये भी प्रभावित कर सकता है, पैरेलल ऑपरेशन किसकी प्रभावित कर सकता है, सीपीयू की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसमें पैरेलल ऑपरेशन का यूज किया जाता है, पैरेलल ऑपरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे सीपीयू की क्षमता बढ़ जाती है, बता दिया। पैरेलल प्रोसेसिंग होगा तो क्या होगा, सीपीयू की क्षमता बढ़ जाएगी। जब एक प्रोसेसर होंगे यानी एक आदमी काम कर रहा है, अब दो आदमी काम कर रहे हैं तो क्या होगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अगर दो से अधिक आदमी काम कर रहे हैं तो उसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे मैं आज मान लो एक दिन में एक बेड बनाता हूं, अगर मेरा कोई दोस्त आएगा पार्टनर, वो मिलके एक दिन में अब 2 बेड बन रहा है, तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया ना। ठीक है, अगर 2 से अधिक लोग आ गए, अगर आज दिन भर में 10 बेड बन रहा है, मतलब मैं अकेला था तो एक बेड आना था,
अब 10 लोग मिलकर आ गए तो क्या कर रहे हैं, एक दिन में 10 पैकेट बन रहा है, मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसकी क्षमता क्या होगा, उसकी बढ़ जाएगी। पहले वो एक काम कर रहा था, अब क्या काम कर रहा है, 3-4 काम कर रहा है एक साथ, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल ऑपरेशन। तो ये भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, सीपीयू को। अगर ऑपरेशन सॉरी पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर कम होगा तो क्षमता क्या होगी, कम होगी, और प्रोसेसर ज्यादा होगा तो क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप किसमें की जाती है, अब देखो अभी कार्य क्षमता पढ़े, अब कार्य क्षमता को मापते किसमें है, तो थ्रूपुट, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम, 3 चीज मापते हैं। कंप्यूटर कार्य क्षमता को किससे मापते हैं, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम मापते हैं, ठीक है। तो थ्रूपुट क्या होता है, ये आ गया है एग्जाम में, ठीक है। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट क्या है, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की क्षमता, ठीक है। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या क्या है, थ्रूपुट है, ठीक है। एक यूनिट में कितने कंप्यूटर द्वारा कितने कार्य संपादित किए जा रहे हैं, ठीक है, कितने प्रोसेस हो रहे हैं, उसकी संख्या बताता है, क्या बताता है, थ्रूपुट, है ना। प्रति इकाई की मतलब प्रत्येक यूनिट में कंप्यूटर द्वारा कितने कार्य, कितने यूजफुल कार्य, उपयोगी, जितने उपयोगी कार्य हैं संपादित किए जा रहे हैं, या कितने प्रोसेसिंग हो रहे हैं, कितना प्रोसेस हो रहा है, कितना प्रोसेसिंग हो रहा है, उसी की संख्या का बताता है थ्रूपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य क्षमता किसमें बताता है, थ्रूपुट में। तो थ्रूपुट मतलब क्या है, एक सेकंड में या प्रति यूनिट में कितना कार्य प्रोसेस हो रहा है उसकी संख्या बताता है, ठीक है। प्रोसेसिंग की संख्या बताता है कि एक यूनिट में कितना प्रोसेसिंग हो रहा है, इसकी संख्या बताता है, क्या बताता है, थ्रूपुट, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, मल्टी ट्रांसमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपना थोड़ा थोड़ा टाइम सभी कार्यों को प्रोसेसिंग के लिए देता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए दिए गए अलग अलग कार्य तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय, मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, अपना थोड़ा थोड़ा टाइम सभी कार्यों को प्रोसेसिंग देता है। तो मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है अपना थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए दिए गए कार्य तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय, कंप्यूटर को दिया जो कार्य दिया गया है और सीपीयू द्वारा उस कार्य को करने के लिए जो पहली प्रतिक्रिया दिया गया, मतलब पहला जो निर्देश दिया गया, उसके बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कंप्यूटर को कोई काम दिया गया और उसके संपादित करने के लिए कोई प्रतिक्रिया दी गई, ठीक है, उसके बीच का जो समय होगा उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कंप्यूटर को हमें कोई काम दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, और क्या किया, और उसको संपादित करने के लिए दी गई पहली प्रतिक्रिया, जो पहला रिक्वेस्ट किया गया, उसके बीच का जो समय होगा उसी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम कम होना, अगर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसमें रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे आपने कोई चीज को माउस को क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद 10 सेकंड आपको लग रहा है कोई फाइल ओपन करने में, तो क्षमता क्या होगी, कम होगी ना उसकी। मतलब आपने क्या बोल रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य, आपने कोई काम दिया कंप्यूटर को, आइकन में क्लिक किया और उसको संपादित करने के लिए पहली प्रतिक्रिया आपने क्या दिया, एक क्लिक किया, मतलब उसके बीच में जो टाइम था उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स टाइम। अब जैसे ही आपने क्लिक किया, जो काम दिया और आपने जो प्रतिक्रिया दी, है ना, प्रतिक्रिया दी, मतलब उस सेकंड में 1 सेकंड, आधा सेकंड, जितने सेकंड में आपका जो ओपन हो जाना चाहिए था फाइल, ठीक है, अगर उसमें जो टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स टाइम। अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम है, मतलब क्या है, आपकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। अगर रिस्पॉन्स टाइम, अगर आपको फाइल खोलने में 10 सेकंड लग रहा है, मतलब आपके कंप्यूटर में क्या है, क्षमता कम है, मतलब कंप्यूटर क्या है, स्पीड स्लो है, समझा गया, यही है रिस्पॉन्स टाइम। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एग्जाम पूछ देगा क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या है, ये भी सेम चीज है, बस इसमें याद रखना है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य को तथा कंप्यूटर द्वारा पूरा किए गए फाइनल रिजल्ट, अब यहां देखो, यहाँ प्रतिक्रिया के बीच था ना, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बीच का समय, कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य, अब जो लास्ट में जो रिजल्ट मिल रहा था, मतलब आउटपुट मिल रहा है, उन दोनों के बीच का, जो इनपुट और आउटपुट के बीच का समय, ये समझ लो। कंप्यूटर को आप काम कोई दे रहे हो, किस फॉर्म में दोगे, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दोगे, ठीक है, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा किस फॉर्म में होगा, आउटपुट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य और कंप्यूटर द्वारा फाइनल रिजल्ट के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड समय, ठीक है। उसमें क्या था, प्रतिक्रिया के बीच का समय, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बीच का समय।
तो प्रतिक्रिया के समय क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और टर्न अराउंड टाइम, ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टाइम कम होगा तो क्या आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, किसी कोई डाउट? अगर MTOS आ गया तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MTOS का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या करता है, मल्टीटास्क, नाम से ही है मल्टीटास्क, मतलब एक से अधिक टास्क कार्य होंगे, तो अपना काम थोड़ा थोड़ा किसको दे देगा, प्रोसेसिंग करने के लिए दे देगा, सभी को देता है। मल्टीटास्क मतलब मल्टीटास्क में क्या होगा, मान लो एक काम है कोई, उसको बहुत सारे कंप्यूटर दे दिया। ठीक है, ये क्या है, एक कंप्यूटर है, अगर कोई एक कार्य है, अब एक कार्य को 10 कंप्यूटर मिलकर कर रहे हैं, मतलब मल्टीटास्क। अब 10 लोग काम कर मिलकर कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसे काम हो गया मल्टीटास्क। और इसमें जो यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने कोई काम दिया और उसको करने के लिए अब जो भी रिस्पॉन्स टाइम, जिसमें टाइम लग रहा है, ये इसकी हर कंप्यूटर सिस्टम के बीच का जो टाइम है वो क्या है, रिस्पॉन्स टाइम। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।